भी ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। काइमेरिक डीएनए आपने टर्म यूज किया, तो अगर याद होगा आप लोगों को काइमेरिक डीएनए, मैंने बोला था कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं, मतलब इसके जो डीएनए वो तो दो अलग अलग ओरिजिन्स होते हैं उसके, ये है काइमेरिक डीएनए, यानी कि इट इज द सेम एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। होपफुली दैट इज क्लियर, है ना। इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बोलते हैं, और आई थिंक सभी जानते हैं कि इसका मतलब क्या है कि ये दो अलग अलग सोर्सेज से लिया गया डीएनए है, ठीक है। Yes, sir. तो एनीवे सो लेट अस स्टार्ट। तो मैं लेकिन यहाँ पे स्टार्ट कैसे करूंगा, फिर वैसे ही कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, देखते हैं कि आप लोगों को पिछला कितना याद है। Introduction of foreign genes for improving genotype is option A traditional biotechnology, option B is tissue culture, option C is genetic engineering and option D is both A and C। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है कि अगर आप फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करते हैं किसी के अंदर टू इम्प्रूव दियर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्या ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है, क्या ये टिश्यू कल्चर है, और क्या ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग। हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली बार ये चीज डिस्कस करी हुई है। आई वांट मोर रिप्लाईज बेटा, और ज्यादा रेस्पॉन्सेस चाहिए मुझे। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्टली, इट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग उसको बोलते हैं हम, ना कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। तो वही है, अल्कोहल बनाना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, दही बनाना, ठीक है। और टिश्यू कल्चर तो सिर्फ प्लांट्स में करा जाता है, और ठीक है ना। सो दिस इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और यहाँ पे देख लो, बायोटेक्नोलॉजी में हमने पिछली बार पढ़ा था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें हम बायोलॉजिकल सिस्टम्स, मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स या उनके पार्ट्स को हम यूज करते हैं, किस लिए, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने के लिए। और इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बायोटेक्नोलॉजी के बारे कि इसके दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। एक है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका मतलब क्या होता है, इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब these are the techniques to alter or change the genetic material of the organisms to change its genotype and phenotype, होगा ना। तो हम जब जीनोटाइप चेंज करेंगे तो यहाँ पे फिनोटाइप भी उसका चेंज हो ही जाएगा। और दूसरा क्या था, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, उसमें क्या करते हैं हम, maintenance of sterile conditions to enable growth of only the desired microbes to obtain the pure products। कि उन्हीं, फॉर एग्जांपल उन्हीं बैक्टीरिया के अंदर या उन्हीं होस्ट सेल्स के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए जिनके अंदर के रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलते हैं हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। याद आ गया बेटा थोड़ा सा, ठीक है ना। ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रही बात टिश्यू कल्चर की, आपने बॉटनी में पढ़ा भी होगा, दिस इज अ टेक्निक ऑफ ग्रोइंग एक्स प्लांट्स, दैट इज अ प्लांट सेल्स टिश्यूज और ऑर्गन्स इन अ स्टेराइल कल्चर मीडियम अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस, है ना। इसको लैब कंडीशंस में हम लोग जो है नए प्लांट पार्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोला जाता है इसको। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या पता चला हमें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, व्हाट इज दिस, दिस इज अ टेक्नोलॉजी that is used for introducing DNA sequence from one organism to another। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये डीएनए सीक्वेंसेस को इंट्रोड्यूस करना, उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या तक क्लियर है बेटा? इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो यहाँ पे चलिए बहुत ही बढ़िया। तो फिर आगे बढ़े, हम एक और क्वेश्चन पूछ लो फिर, क्यों? वेरी गुड, क्या बात है, आज तो पूरे सब लग रहा तैयार हैं, बैठे हैं। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड है ना। इसको मैं ना थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इट इज नॉट एंटीबायोटिक्स, रादर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। अब आप यहाँ पे याद कर लो आप,
In recombinant DNA technology, antibiotics are used as option A selectable markers. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसके तौर पे यूज करा जाता है? एज selectable markers to keep the media bacteria free, to detect alien DNA, and D to impart disease resistance to host plant. मेरे ख्याल से तो आप लोगों ने ये पढ़ा ही नहीं है ना, आपने तो आई थिंक ये पढ़ा ही नहीं है। क्यों पढ़ा है? क्वेश्चन कैसे दे दिया इन्होंने? तभी आई थिंक बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, पर नहीं पढ़ा ना बेटा आप लोगों ने। इट इज सिलेक्टेबल मार्कर। अब सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या होते हैं? इट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या है? वो होस्ट सेल जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ये तो चीज आपने पढ़ी ही नहीं ना, तो अभी फिलहाल ऐसे ही अब क्वेश्चन ये नहीं समझ में आ रहा है इन्होंने क्यों ये इस तरह से क्वेश्चन दिया है। बट एनीवेज आई थिंक इतना आप याद रख लीजिए, फिर बाद में इसको पढ़ना ही है, आप लोग उसमें मत परेशान हो जाना कि ये क्या नई चीज आ गई अचानक से। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया था तो हम लोग भी कर ही लेते हैं। ये तो चीज आप लोगों को मालूम है ना कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वगैरह कैसे बनाते हैं हम लोग। ये सैल्मोनेला का प्लाज्मिड है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? सिलेक्टेबल मार्कर। तो ये बनेगा हमारा क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, और ये एक ऐसा जीन होता है, ये एक जीन होता है which helps us in identifying and eliminating non-transformants and actively permitting the growth of the transformants. ट्रांसफॉर्मेंट वो है जिसके अंदर फॉरेन डीएनए अंदर चला गया है, जिसके अंदर नहीं चला गया उसको हम बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड याद है आपको? इट इज अ स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रेन डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अ सेल्स क्रोमोसोमल डीएनए। सेल के नॉर्मल डीएनए से ये डिफरेंट होता है, और इसको हम यूज करते हैं एज अ वेक्टर इन मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। यस बताओ अर्पिता। नो सर, क्लियर हो गया। ठीक है, वैसे मतलब ये एक्सपेक्टेड हूँ मैं कि आपको नहीं समझ में आया होगा कि ये ठीक है, लेकिन अभी क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ था तो अदरवाइज नहीं देना चाहिए था इसको यहाँ पे। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब होता है बेटा, देखो अगर आपको बैक्टीरिया का थोड़ा बहुत याद हो ना, ये देखिए, ये सपोज करो दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, तो एक तो इसका होता है जो मेन डीएनए होता है वो ये है समझ लीजिए, लेकिन कुछ डीएनए ना अलग भी होता है इसमें एक्स्ट्रा। तो ये जो है ना, ये सपोज करो कि दिस इज द क्रोमोसोम, दिस इज द मेन डीएनए। ठीक है ना, तो ये अलग से जो होता है ना इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। मतलब ये नॉर्मली बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मिड। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हमने इसी वजह से ये यूज किया, क्योंकि जो ये मेन डीएनए ना उससे ये डिफरेंट होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है इनको, जैसे कई बार ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। होपफुली दैट इज क्लियर। वेरी गुड, क्या बात है, आज तो लग रहा पूरी एनर्जी में आए हैं सब बच्चे। तो अब याद कीजिए कि हमारा गोल क्या होता है? हमारा गोल होता है कि प्रोडक्ट बनाना। अगर जैसे डायबिटीज के केस में हम लोगों का गोल क्या होगा कि हम इंसुलिन बना ले ज्यादा से ज्यादा, है ना? यही तो पर्पस है भाई, फार्मास्यूटिकल कंपनी किस लिए करेगी? ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बने, इंसुलिन बनेगा तो क्या करेंगे? उसको मार्केट में लाएंगे, उसको डायबिटिक पेशेंट्स जो है ना फिर उसको यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो जितना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट होगा उतना ही अच्छा है, तभी तो ज्यादा प्रॉफिट भी होगा कंपनी को, लोगों को भी बेनिफिट प्रोवाइड होगा कि उनको ये इंसुलिन मिल जाएगा एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है ना? अब आप लोग आई थिंक सभी जानते हैं ये, इसको बोलते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस, है ना? क्या बोला जाता है? डायबिटीज मेलाइटस। ये आजकल के टाइम की बहुत ही कॉमन कंडीशन है, बहुत ही कॉमन डिजीज है। तो इसमें होता क्या है, इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी फंक्शंस अफेक्टेड होती है,
यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है ना वो काफी ज्यादा हाई हो जाता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? दिस इज रेफर्ड टू एज हाइपरग्लाइसीमिया। और जब ये हाइपरग्लाइसीमिया होता है ना, तो एक तो आई थिंक सभी जानते हैं कि एक तो यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज चला जाता है ना, इस कंडीशन को बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। और कई बार कुछ हार्मफुल कीटोन बॉडीज भी बनती है, उस कंडीशन को जब ऐसा होगा ना तो इसको बोलते हैं कीटोसिस। क्या बोला जाता है? कीटोसिस। अब इस डायबिटीज मेलाइटस के क्या क्या फीचर्स होते हैं? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया, मतलब यूरिनेशन बहुत होता है। सेकेंड, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, बहुत प्यास लगती है, तो इसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है ना, दिस इज पॉलीडिप्सिया। द नेक्स्ट वन इज अनदर वन इज पॉलीफेजिया, इनको भूख भी बहुत लगती है, पॉलीफेजिया। यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक और जो इसमें है वो है डिलेड वोंड हीलिंग। अगर जख्म कहीं पे लग जाते हैं ना तो वो बड़ी मुश्किल से हील अप होते हैं। डिलेड वोंड हीलिंग, ये सब चीजें जो है ना इसमें हो सकती है, इसमें डायबिटीज मेलाइटस में। तो इसको, और कीटोसिस तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वी हैव टू गो फॉर इंसुलिन थेरेपी, क्योंकि इंसुलिन का एक्चुअली प्रोडक्शन या सेक्रीशन जो है ना इसमें कम हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर, ये सभी को समझ में आ गया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? है ना, ये क्या क्या फीचर्स है किसके? डायबिटीज मेलाइटस पे। तो अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना यही लेके चलते हैं कि हमें इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन कितना, जितना ज्यादा बने उतना अच्छा है, कंपनी को भी उतना प्रॉफिट होगा और लोगों को भी उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? तो मालूम है ना कि ये ब्लड ग्लूकोज लेवल्स कैसे चेक करी जाती है? ये होता है एक ग्लूकोमीटर, आई थिंक आप लोगों ने किया भी होगा। तो ग्लूकोमीटर के थ्रू जो है हम कर सकते हैं इसको डायग्नोस। ठीक है? तो एक्चुअली जो है ना डायबिटीज मेलाइटस, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में ले जाते हैं हम लोग। द डायबिटीज मेलाइटस, देयर आर टू डिफरेंट फीचर्स। तो एक है टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस और एक है टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस। टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस इज ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और टाइप टू को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है? मुझे बताओगे कोई कि आपने कहीं पे पढ़ा है क्या ये? इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसमें जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस, ये एक्चुअली क्या होता है बचपन में ही होता है, ज्यादातर क्या है ना ये छोटे छोटे बच्चों में होता है। एंड दिस इज एक्चुअली ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें जो इम्यून सिस्टम है ना, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियाज के जो बीटा सेल्स होते हैं ना उनको डिस्ट्रक्शन करता है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे इंसुलिन रिलीज कम हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा, देयर विल बी लो इंसुलिन लेवल्स, इंसुलिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है वो बढ़ जाएंगी। यहां तक तो सभी को समझ में आ रहा है? सो रिमेंबर दैट दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये, जिसमें जो हमारे पेनक्रियाज के बीटा आइलेट्स होते हैं, होप सभी को याद होगा क्लास 11th में पढ़ा हुआ, बीटा आइलेट्स का डिस्ट्रक्शन होता है। और बीटा आइलेट्स का जब डिस्ट्रक्शन होगा ना तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चीज होगी यहाँ पे कि इंसुलिन का रिलीज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना? तो दिस लीड्स टू, और उसी वजह से क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स क्या हो जाती है, हाई। अच्छा, अब दूसरी तरह का जो डायबिटीज मेलाइटस है वो है टाइप टू डायबिटीज मेलाइटस, इसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। क्या बोलते हैं? नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसको एक और नाम जो दिया जाता है वो है मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है ना? ये कहाँ पे होता है? ये बड़े लोगों में होता है ज्यादातर, आजकल तो कम एज में भी होने लगा है। अब इसमें क्या होता है, जो टारगेट सेल्स है ना दे बिकम लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन। क्यों? बिकॉज देयर इज सम डिफेक्ट इन इंसुलिन रिसेप्टर्स। क्या होता है? देयर इज डिफेक्ट इन इंसुलिन रिसेप्टर्स। देयर इज डिफेक्ट इन इंसुलिन रिसेप्टर्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
इस चीज को क्या बोला जाता है? इफ देयर इज डिफेक्ट, इसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है बॉडी में। आप लोग अगर देखोगे ना, जो ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, क्या वो इंसुलिन लेते हैं? क्या वो ये होते हैं? बताइए बेटा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो उनको क्या दिए जाते हैं? पिल्स दिए जाते हैं, ठीक है ना? इस वाले केस में तो आपको इंसुलिन इंजेक्शन ही देने पड़ेंगे। किस में? टाइप डायबिटीज मेलाइटिस में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन सेकंड कंडीशन में इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं है, बल्कि क्या है, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाती है। तो उसमें आपको यूज करने पड़ते हैं, उनको बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। आप लोग अगर अपने घरों में देखोगे, जो ज्यादातर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, वो यही ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो है ना, उनको यूज करा जाता है। होपफुली दैट इज क्लियर। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो चलिए, ये मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ। पूछो यहाँ पे क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? पहले बात समझ में आ रही है? तो ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। Here it is. Which of the following is true about the diabetes? Option A, it is not treatable. Option B, it is a disorder of the adrenal gland. Option C, type 1 diabetes is maturity onset diabetes. And option D is it leads to the formation of ketone bodies. इसमें से बताइए कौन सा सही है ऑप्शन? अभी पढ़ा है बेटा आप लोगों ने? इतने सारे गलत क्यों? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किस किसने गलत किया है, बट देख लो आप। Which of the following is true about diabetes? ये है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे सर कैसे? इट इज नॉट ट्रीटेबल। ऐसा तो नहीं है कि इसको ट्रीट नहीं कर सकते। अभी तो बताया मैंने कि भाई हम इंसुलिन का इंजेक्शन भी देते हैं टाइप फर्स्ट में, और टाइप 2 में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स यूज करते हैं। इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। अब ऐसा भी नहीं है, ये तो पेनक्रियास का डिसऑर्डर हम कह सकते हैं, एड्रिनल ग्लैंड का तो बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन सी क्या है? टाइप फर्स्ट डायबिटीज मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज। नहीं, ये है जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, क्योंकि ये बचपन में हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ गया अब? ठीक है। सो इट इज नॉट ट्रीटेबल। नो, इट इज ट्रीटेबल बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी। देखो, ये टाइप फर्स्ट के लिए ये करेक्ट है, ठीक है। टाइप सेकंड के लिए क्या है? टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस, डीएम मींस डायबिटीज मेलाइटस। टाइप सेकंड के लिए, डायबिटीज मेलाइटस के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखा है कभी किसी डायबिटिक पेशेंट को? उनको दिए जाते हैं, ज्यादातर वो लेते हैं हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। वेरी गुड। ठीक। अब दूसरा क्या था? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। अब ऐसा तो है नहीं, ये तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ द पेनक्रियास, जो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो एक बार फिर से कि यहाँ पे डायबिटीज के दो डिफरेंट टाइप्स, ये याद रखना, ये डायबिटीज मेलाइटस की हम बात कर रहे हैं। एक और भी होता है ना, चलो उसके बारे में आगे बताऊंगा। फर्स्ट कब होता है? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। ये बचपन में ज्यादातर हो जाता है, एंड इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें इम्यून सिस्टम जो हमारी बॉडी का खुद होता है ना, ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। कहाँ पे? इन द पेनक्रियास। और दूसरा,
दूसरी क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो है, इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं, और या फिर मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। ये कहाँ पे होता है, ये जनरली जो है ना बुजुर्ग में होता है, ओल्डर पीपल। इसमें टारगेट सेल्स जो है ना, दे बिकम लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन, दे बिकम लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन। होपफुली दैट इज क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलेंगे हम टर्म, है ना, कि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। अगर इंसुलिन ऑलरेडी बॉडी बना भी रहा है ना, तब भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है, तभी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हम लेते हैं इस केस में। इज दैट क्लियर? और नेक्स्ट वन क्या है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। लुक एट दिस वन, द एसीटोन, एक है एसिटिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। आप सर बोलोगे कि सर ऐसा क्यों होता है? देखो, जब इसमें डायबिटीज में एक चीज समझ लीजिए, इसमें ग्लूकोज लेवल बढ़ क्यों जाती है? ग्लूकोज लेवल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बॉडी जो है ना, बॉडी के सेल्स उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है, उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा। अब लेकिन बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, तो क्या करता है, तो बॉडी फैट्स का डाइजेशन ज्यादा करती है, ठीक है ना। तो फैट्स का जब डिग्रेडेशन होता है ना, जब फैट ऑक्सीडेशन होता है, उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, तो बनते हैं यहाँ पे कीटोन बॉडीज, ठीक है ना। क्या बनेंगे, कीटोन बॉडीज बनेंगे, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कीटोसिस, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द ब्लड। इज दैट क्लियर? और अगर यूरिन में भी कभी कभी ये कीटोन बॉडीज आती हैं तो उसको बोलते हैं कीटोन्यूरिया। याद है ना? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब देखो हमारा गोल क्या है। हमारा गोल ये है कि ये जो इकोलाई है, इकोलाई किसकी तरह काम करती है, होस्ट सेल की तरह काम करती है। इस होस्ट सेल से हम किसी तरह से इंसुलिन बना ले। कौन सा इंसुलिन? किसी एनिमल को देखा है कि डायबिटीज होते हुए? एनिमल्स की तो किसी को फिक्र ही नहीं होती है, तो इंसानों की बात है। वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन इंसुलिन, की किस तरह से जो ये बैक्टीरियल सेल्स है वो ह्यूमन इंसुलिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? बोलो बेटा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो चलिए अब इसी चीज समझिएगा, तो इसी कुछ चीज को हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये बहुत सारे स्टेप्स है जिनको हमें हर किसी को पढ़ना है कि कौन कौन सी स्टेप होती है, क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखो, हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। ये GOI क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है, दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। और यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, वो कौन सा है? द जीन दैट इज कोडिंग फॉर इंसुलिन। बात समझ में आ रही है? तो वो चाहिए हमें सबसे पहले, क्योंकि तभी तो हम बना सकते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट, और तभी हम रिकॉम्बिनेंट DNA भी बना सकते हैं, और बाकी सारी चीजें भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है यार? तो सबसे पहले इसी स्टेप को हम देखेंगे कि ये किस तरह से हम कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो आप ये वीडियो देखिए, हम फिर इस पे और आगे डिस्कशन। याद कर लीजिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बताया था आपको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कंप्लीट ह्यूमन जीनोम जो है, जो जीन्स हैं, उन सब का हमने पता लगा लिया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए हम ये जान चुके हैं कि कौन सा जीन क्या फंक्शन करता है। ठीक है जी ना? अब जब हमने बात करी कि भाई हमें वो जीन चाहिए जो इंसुलिन नाम का प्रोटीन बनाता हो, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, बेटा शॉर्ट में GOI कहते हैं, है ना। जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जिसमें हमें दिलचस्पी है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहां पे कौन सा हुआ जीन ऑफ इंटरेस्ट? वो जीन जो कि इंसुलिन नामक प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वही दिखाया गया है जी, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, वो क्या बना रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन इज अ हार्मोन। द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज मेड इट easier to identify the genes
रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द डिजायर्ड प्रोटीन्स। ये तो बात मैंने आपको बताई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के जरिए हमें ये पता चल गया कि भैया पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं, बीटा सेल की न्यूक्लियस निकालो, न्यूक्लियस में इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर, इस पर्टिकुलर हिस्से में ये वाला जीन जो है वो इंसुलिन बनाता है। तो ये समस्या का समाधान तो कर दिया हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने एक बार में ही। जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पूरी मालूम है ना कि एक चीज क्या हुई थी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसके जरिए हम लोगों ने अब पूरे ह्यूमन जीनोम को, है ना, पता लगा लिया कि कौन सा जीन किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या प्रोटीन के लिए कोड करता है ना। तो अब ये हमारे लिए आसान है। तो व्हाट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको यहाँ पे समझ लीजिए। जीन ऑफ इंटरेस्ट इज द जीन दैट प्रोड्यूसेस द डिजायर्ड प्रोटीन। जो भी हमें प्रोटीन चाहिए वो हमें इस जीन ऑफ इंटरेस्ट से ही मिलेगा। तो हमारा आज की जो क्लास है ना, उसमें क्या देखना है हमें, इसमें मैं थोड़ा सा बता दूं। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या करेगा, इट विल फॉर्म, it ultimately will result in multiple copies of the gene of interest। ये बनाना है हमें, ये है हमारा पर्पस, ताकि जब मल्टीपल कॉपीज बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो कंपनी को भी फायदा होगा, ह्यूमन बीइंग्स को भी बेनिफिट प्रोवाइड होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? तो ये तो हमें मालूम है कैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से पता चला। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब इसको अलग भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, आपको पता है कि डीएनए में कहाँ किस जगह पे है, लेकिन आपको उसको अलग करना पड़ेगा ना। तो वो देखते हैं कि वो आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पे हम आगे का डिस्कशन और करेंगे। कौन से, तो यहां पे हमारा फोकस हो जाएगा बेटा जी कौन से सेल्स, पैनक्रियाज के बीटा सेल्स। देखो मैंने आपको कहा बेटा जी, और हमारे पास सेल्स आ गए बीटा सेल्स। ओके, सो पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहां पे बीटा सेल्स पाए जाते हैं, ये हमारा फोकस है कि भाई बीटा सेल्स की न्यूक्लियस, वहां का डीएनए निकालना, उसके पास जो जीन है वो बनाते हैं इंसुलिन। ठीक है, सुनो, वी नो दैट द हार्मोन इंसुलिन, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, is produced by the beta cells of pancreas. Correct? Insulin gene is expressed in these cells. अब आप कहेंगे शरीर के सारे सेल्स का डीएनए तो एक जैसा है, तो यहीं से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहां पे इंसुलिन जीन एक्सप्रेस हो रहा है। एक्सप्रेशन भी तो जरूरी है। आप स्किन के सेल में से इंसुलिन वाला जीन नहीं निकालेंगे, वो तो एक्सप्रेस ही नहीं कर रहा अपने आप। बीटा सेल्स में एक्सप्रेशन हो रहा है उसका, है ना, फंक्शनल तो वो वही है। सो द जीन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम दीज सेल्स। कौन से सेल्स? बीटा सेल्स। क्या बनाते हैं बीटा सेल्स? इंसुलिन टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम अ सेल। किसी सेल से डीएनए को निकालने के लिए फर्स्ट द आउटर covering of the cell needs to be broken down। सबसे पहले सेल की बाहर वाली कवरिंग तोड़िए। अगर सेल वॉल है तो वो तोड़नी पड़ेगी, सेल मेम्ब्रेन है तो वो भी हटानी पड़ेगी। ठीक है जी। नाउ इन केस ऑफ प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, प्लांट सेल में, फंगल सेल में और बैक्टीरियल सेल्स में सेल वॉल भी हटानी पड़ेगी और सेल मेम्ब्रेन भी हटानी पड़ेगी। ठीक है जी, ध्यान रखना, प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, इनमें सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन दोनों ही नीड्स टू बी रिमूव्ड यूजिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स। अब यहां पे हमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स इस्तेमाल करने होंगे, काइटिनेस, लाइसोजाइम, पैक्टिनेस, अभी बताऊंगा आपको, जिससे कि ये बैरियर्स हटाए जाएंगे। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, अगर आप किसी एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, जैसे हम पैनक्रियाज के बीटा सेल्स की बात कर रहे थे, in case of animal cells
ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, वहां केवल सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। चलो एक बैरियर तो है ही नहीं। and that membrane is made up of lipid bilayer, we know plasma membrane is bilayer of phospholipids। तो हमारा काम थोड़ा आसान हो गया, because this can be easily removed using detergents, enzymes to break down the cell coat, सेल के बाहर वाली लेयर्स। अगर बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं तो आप यूज करेंगे लाइसोजाइम, इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियल सेल की बाहर वाली सेल वॉल तोड़ने के लिए लाइसोजाइम। लाइसोजाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय चांस बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी बताया हुआ है। जो डिस्कवरीज बाय चांस होती है उन्हें सेरेंडिपिटी कहते हैं, है ना। अगर आप प्लांट सेल पे काम कर रहे हैं तो आपको सेलुलेस नाम का एंजाइम यूज करना पड़ेगा, राइट। अगर आप फंगल सेल पे काम कर रहे हैं तो काइटिनेस, बिकॉज वहां काइटिन प्रेजेंट ना। सेल मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी। सेल मेम्ब्रेन को हटाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करने हैं? हमें इस्तेमाल करना है जी डिटर्जेंट, ट्रीटमेंट विद द डिटर्जेंट। सो सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जिससे कि सेल के जो कंटेंट्स है वो सब फ्री हो गए। अब बेचारी माइटोकॉन्ड्रिया भी तैयार रही हैं, कई तरह के प्रोटीन्स भी हैं, आरएनए भी होगा। सेल के अंदर तो बहुत कुछ है ना, सिर्फ डीएनए तो नहीं है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ डीएनए पे है। तो अब आप देखेंगे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप बाकी सभी को हटाते जाएंगे। अ सेल has several organelles and macromolecules in the cytoplasm। इन सबको भी स्टेप बाय स्टेप हम हटाते जाएंगे। और डीएनए के साथ भी हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़े हैं। डीएनए हैज हिस्टोन प्रोटीन्स, H1, H2A, H2B, H3, H4, याद है ना, हिस्टोन ऑक्टामर, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो हिस्टोन प्रोटीन्स भी हटाने पड़ेंगे जी, ठीक है जी। तो प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स हम इस्तेमाल करेंगे, दे आर व्हाट? प्रोटीएसिस। लिख लीजिए, प्रोटीएसिस। प्रोटीएसिस एंजाइम्स क्या है? दे ब्रेक डाउन प्रोटीन्स सो दैट वो इजीली हट जाए। तो हमने सेल को प्रोटीएसिस के साथ ट्रीट करा, ठीक है। प्रोटीएसिस के साथ ट्रीट करने से प्रोटीन्स टूट जाएंगे। लेकिन अभी और चीजें भी हैं भाई, आरएनए भी है और साइटोप्लाज्म भी है। दिख रहा है ना आपको, यहां पे आरएनए है, साइटोप्लाज्म है। ये देखो, ये हमने दिखा दिया भाई, टूट गए, ये सब टूट फूट हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गए बेचारे, इनका अस्तित्व खत्म हो गया। अब एक और एंजाइम चाहिए होगा। प्रोटीएसिस तो हो गए, राइबोन्यूक्लियेस। राइबोन्यूक्लियेस के नाम से अंदाजा लग रहा है आरएनए पे एक्ट करता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड। हमें तो डीएनए चाहिए, तो फिर हम आरएनए का क्या करेंगे भैया? ठीक है, इसको भी हटाओ। सो राइबोन्यूक्लियस ना। अब आप यहाँ पे देखिए, आई थिंक ये चीज तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जीन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है। कैसा जीन है जो कि डिजायर्ड प्रोटीन हमारा बनाएगा, ठीक है ना। अब देखो, ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये तो सेल्स के अंदर होगा, ठीक है। कोई अभी तो फिलहाल हम एक एग्जांपल के तौर पे ह्यूमन बींग्स का लिया, तो क्या है, फर्स्ट यू हैव टू ऑब्टेन द डीएनए, तभी तो उससे जीन ऑफ इंटरेस्ट आप ले पाओगे, है ना। पहले तो डीएनए चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अलग अलग तरह के एंजाइम्स यूज करेंगे, जैसे इनको हम बोलते हैं लाइजिंग एंजाइम्स। देखो, हर जगह पे जो डीएनए होता है वो होता कहाँ पे? वो सेल के अंदर होता है ना, ठीक है। तो आप सेल के अंदर आपको जाना है, तो उसके सेल्स के सराउंडिंग में तो सेल मेम्ब्रेन भी होता है और सेल वॉल भी होती है कि नहीं होती है? तो सबसे पहले क्या आपको करना पड़ेगा, यू विल हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज एंजाइम्स। जैसे कि बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन, याद है ना। तो उसके लिए एक एंजाइम आता है लाइसोजाइम। इसी तरह से फंगल सेल वॉल के लिए आता है काइटिनेज एंजाइम, जो कि क्योंकि उनकी सेल वॉल जो बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। और अगर प्लांट सेल है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा सेल्यूलेज एंजाइम, ठीक है ना।
तो यानी कि ये किसके लिए हम यूज करेंगे? फॉर बैक्टीरिया, क्योंकि उसको तोड़ना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? द काइटिनेज एंजाइम फॉर फंजाई और सेल्यूलेज फॉर प्लांट्स। ठीक है ना? सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए होगा आपको प्लांट। बेटा अगर आपको ह्यूमन इंसुलिन चाहिए ना बेटा, भूमिका, ये तो बहुत ही फंडामेंटल है। तो आपकी सेल, हर सेल जिसमें न्यूक्लियस होगा तो उसमें आपको मिलेगा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब आप कहीं से भी ले लीजिए, ठीक है ना? हर जीनोम सेम होता है बेटा, जीनोम चेंज नहीं होता अलग अलग सेल्स में। पहले लाइसोजाइम, फिर उसके बाद काइटिनेज किसके लिए? फंगल सेल के लिए, और सेल्यूलेज प्लांट से। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? ठीक है ना? तो अभी तो सेल के अंदर तो और भी चीजें हैं, उसके अंदर तो प्रोटीन्स भी होते हैं, उसके अंदर तो लिपिड्स भी होते हैं, उसके अंदर तो आरएनए भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं ना। तो उनके लिए भी हमारे पास एंजाइम्स है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप लोगों को बता दूं फ्यू मोर एग्जांपल्स, जैसे फॉस्फोलाइपेज, फॉस्फोलिपिड्स का ब्रेक डाउन करेगा। ठीक, तो नाम से पता चल रहा है। सो this will split cell membranes, सेल मेम्ब्रेन्स या जो सेल के अंदर और दूसरे मेम्ब्रेन्स होते हैं उन सबको ये खत्म कर। देन इसी तरह से प्रोटीएजेस, ये जो प्रोटीन्स होने होंगे ना उनको खत्म कर देगा। दिस इज फॉर प्रोटीन्स। और जैसे आरएनए भी तो होता है सेल के अंदर, तो उसको भी खत्म करेगा कौन? आरएनएज एंजाइम। ठीक है ना? तो दिस इज फॉर आरएनए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ, कि समझ में आ गया होगा कि किससे क्या मतलब। देखो हमने क्या करा, बाकी सारे मॉलिक्यूल्स को हमने तोड़ फोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, सिर्फ डीएनए को छोड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ डीएनए को छोड़ेंगे। अब डीएनए को छोड़ेंगे तो उसी को देन वी विल ऑब्टेन इट। चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों के लिए ये बिल्कुल क्लियर हो। ओनली डीएनए इज लेफ्ट, सिर्फ डीएनए को छोड़ेंगे, बाकी सबको ये एंजाइम्स की हेल्प से हमने तोड़ फोड़ दिया। ठीक है ना? तो उनको फिर हम भी कर सकते हैं होपफुली। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं कि आगे हम इसके साथ क्या करेंगे, है ना? तो जरा आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट आप यहाँ पे देख लीजिए। अल्कोहल, एकदम ठंडा अल्कोहल, इट इज एडेड टू द सेल होमोजिनेट। जो होमोजिनेट हमने बनाया, होमोजिनेट का मतलब क्या है कि जो मिक्सचर आपने बना लिया था, मान लो अगर मैं स्ट्रॉबेरीज में से डीएनए निकालना चाह रहा हूं, तो मैंने स्ट्रॉबेरीज ली, उनको अच्छे से वॉश कर लिया और मोटर एंड पेसल में ग्राइंड कर दिया, चटनी बना दी, और फिर अलग अलग एंजाइम्स के साथ ट्रीट करना था वो भी कर दिया। अब उसके बाद मैं उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में चिल्ड इथेनॉल डालूंगा, राइट? यहां पे आपको ये ग्रीन ग्रीन कलर का मटेरियल दिख रहा है ना, तो इसका मतलब हमने प्लांट सेल लिया होगा यहां पे, है ना? मान लीजिए, लगा लीजिए हमने केले के पत्ते ही लिए थे, प्लांट सेल तो वो भी है ना। अगर हम बनाना लीफ भी लें उसमें भी तो प्लांट सेल ही है, डीएनए तो वहां भी प्रेजेंट होगा। तो आप ये समझ लीजिए कि ये केले के पत्ते लिए थे हमने, अच्छे से मोटर एंड पेसल में चटनी बना दी उसकी, और उसके बाद अलग अलग एंजाइम्स के साथ ट्रीट करके अब हम चिल्ड इथेनॉल डाल रहे हैं। जब हम चिल्ड इथेनॉल डालते हैं तो आप देखेंगे व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ मटेरियल सा आपको दिख रहा है ऊपर इकट्ठा होते हुए, वही है आपका डीएनए, राइट? ठीक है जी। चलो, सो लिखा है चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू द सेल होमोजिनेट टू सेपरेट आउट द डीएनए फ्रॉम द मिक्सचर। देखो जी कैसा लगता है डीएनए, और ये देखिए स्पूलिंग कहते हैं इस प्रोसीजर को, ये आपको ध्यान रखना। डीएनए कैन बी, मैं अंडरलाइन कर देता हूं जी आपके लिए, डीएनए कैन बी स्पूल्ड। अच्छा,
चम्मच से याद रख लो, स्पून से, ऐसे चम्मच से निकालते हैं ना कोई चीज, तो स्पूलिंग कहते हैं। एक कांच की रॉड ली, ग्लास रॉड लैब में होती है। अब जिस टेस्ट ट्यूब में चिल्ड इथेनॉल डाला था उसमें ग्लास रॉड डाल के ऐसे लपेटना शुरू करा, वो जो जेली जैसा धागा सा है, और आप देख रहे हैं वो देखो जेल जैसी चीज चिपक गई है, यही तो है डीएनए। This is what is DNA. So DNA can be spooled out using a glass rod. It can be seen as a white thread wrapped around the rod. उस कांच की रॉड के साथ वो सफेद सफेद जेली जैसा धागा लिपटा है, वही है जी डीएनए। बड़ा आसान प्रोसीजर है, घर में भी करते हैं बच्चे, कर सकते हैं आप, राइट? चलो जी आगे बढ़े ना। सुनो अब मेरी बात गौर से। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का भी इस्तेमाल होना है यहां पे। बायोटेक्नोलॉजी में सेंट्रीफ्यूगेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। लेबोरेटरी में जब आप कर रहे हैं इन लैब्स, सेंट्रीफ्यूगेशन इज परफॉर्म्ड टू सेपरेट द डीएनए। अगर आप घर में कर रहे हैं तो भैया हमने स्पूलिंग करके निकाल लिया, मान लो सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं था हमारे पास, ठीक है। लेबोरेटरी में तो ऑफ कोर्स सब चीजें, सब इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज परफॉर्म टू सेपरेट द डीएनए, जिसमें हमने क्या करा, देखिए जी, जो ट्रीटेड सेल एक्सट्रैक्ट था, सेल एक्सट्रैक्ट जो एंजाइम्स के साथ ट्रीटेड है, डिटर्जेंट के साथ ट्रीटेड है, उसमें चिल्ड इथेनॉल हमने डाल दिया, और जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है उसमें हमने वो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को रख दिया और एक पर्टिकुलर स्पीड पे उसे चलाया, सेंट्रीफ्यूज करा, ठीक है, फिर उसे रोक दिया। फिर आप देखेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स में सुपरनेटेंट विद द सेल डेब्रीज, सेल के टूटे फूटे टुकड़े जो हैं उन्होंने तो बना दिया ये सुपरनेटेंट ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे ये हमें मिल रहा है पैलेट, पैलेट विद द प्योर डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए, ठीक है। सुनो, द पैलेट obtained has purified DNA. Now we have the DNA containing out the gene of interest. अब हमारे पास वो DNA तो आ गया जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन पूरे का पूरा DNA तो नहीं चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट को काटना पड़ेगा किसी तरह से, वो भी समझाऊंगा अभी, ठीक है जी। सो नाउ वी हैव द DNA containing the gene of interest. And the next step is to amplify the insulin gene. अब यह है कि ये जो इंसुलिन का जीन मिला है इसे एम्पलीफाई करना पड़ेगा, इसकी ढेर सारी कॉपीज बनानी पड़ेगी ताकि होस्ट ऑर्गेनिज्म में जब डालें तो फिर हम वहां पे अपना वो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकें, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट स्टेप इज टू एम्पलीफाई द इंसुलिन जीन, या फिर कह दीजिए टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इंसुलिन जीन्स इन द डीएनए। तो समझ में आ गया ना। तो हमें जानते हैं, देखो ये इस चीज को यहाँ पे समझ लीजिए कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है वो जीन होता है जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और मैंने बताया आप लोगों को कि किस तरह से हम इसको डीएनए को हम निकाल सकते हैं, कैसे। वी विल हैव टू यूज अ नंबर ऑफ दीज एंजाइम, जैसे लाइसोजाइम यूज करेंगे फॉर बैक्टीरियल सेल, काइटिनेज फॉर फंगल सेल, सेल्यूलेज फॉर प्लांट सेल्स, और फिर आरएनएज यूज करेंगे किस राइबोन्यूक्लियस मतलब आरएनए को, प्रोटीएज करेंगे यूज फॉर प्रोटीन्स। तो इसी तरह से अलग अलग जो प्यूरिफाइड, अब देखो ये चिल्ड इथेनॉल के साथ ये जो देखो उसको फिल्टर करेंगे सिंपली, है ना। बाकी सब तो अब माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, सिर्फ एक ही मैक्रो मॉलिक्यूल है आपका, और वो कौन सा है, वो है डीएनए। तो फिर करते हैं इसको, उसको ट्रीट करेंगे विद चिल्ड इथेनॉल, है ना, ठीक। सेल एक्सट्रैक्ट, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, देन यू ऑब्टेन दिस डीएनए। कैसे, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जैसे धागा होता है बिल्कुल उसी तरह से ये क्या होता है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है जब हम चिल्ड इथेनॉल के साथ ऐड करते हैं तो। और फिर उसको स्पूलिंग प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो बाहर निकालते हैं। चिल्ड बेटा ठंडा अल्कोहल, इथेनॉल मतलब क्या होता है, अल्कोहल, है ना। चिल्ड मतलब ठंडा, ठीक। तो उससे क्या हो जाता है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है?
तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन एक पूछ लेता हूं. Which of the following helps in the precipitation of DNA? Option A, chilled ethanol. Option B, ribonuclease. Option C, lysozyme. And option D is chitinase. The correct answer, students, it is the chilled ethanol. ये तो हम सभी जानते ही हैं. ठीक है, तो ये सब अब हम डिस्कस हो चुका. अब आगे बढ़ा जाए. तो अब देखो, ये काम हमने कर लिया. वी हैव नाउ आइसोलेटेड दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है ना. अब उसके हमें मल्टीपल कॉपीज बनाने, कैसे बनाएंगे वो बनाएंगे हम पीसीआर के थ्रू, जो कि हमारा एक्चुअल आज का डिस्कशन है. तो वो है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है. तो अब थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन टू पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. देखते हैं कि इसका पर्पस क्या है और ये फंक्शन जो है ना, ये हम करते किस तरह से, ये प्रोसेस. इसमें एक वैज्ञानिक का कंट्रीब्यूशन, दैट इज कैरी म्यूलिस. ही इन्वेंटेड पीसीआर. वेरी इंपॉर्टेंट, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट. इसमें जिन वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, दैट इज कैरी म्यूलिस. ही इन्वेंटेड पीसीआर. पीसीआर का फुल फॉर्म लिखेंगे सभी बच्चे. पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज तो एंजाइम का नाम पढ़ा था हमने, डीएनए पॉलीमरेज जैसे पढ़ा था, आरएनए पॉलीमरेज. सो पॉलीमरेज इज रेफरिंग टू द नेम ऑफ द एंजाइम. चेन रिएक्शन क्यों कह रहे हैं ये भी हम समझेंगे. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. चलो मैं सारे स्टेप्स बताता हूं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के. पहले हम समझते हैं कि क्या है ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. द प्रोसेस of selective amplification of a specific region of DNA in vitro. लिख लो as it is your sentence. PCR. What is PCR? Polymerase chain reaction. ये वो प्रक्रिया है जिसमें हम एम्पलीफाई करते हैं डीएनए के एक स्पेसिफिक हिस्से को इन विट्रो. ये इन विट्रो, इन वीवो दो टर्म्स होती है ना. इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर लेबोरेटरी कंडीशंस में कांच में. विट्रो, विट्रियस इज रेफरिंग टू ग्लास, कांच. इन वीवो मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इन विट्रो प्रोसीजर है. ठीक है जी. अब आपको दिखा, ये मान लो हमारा डीएनए है, ये लंबा सा टुकड़ा, और उसमें जो रेड कलर से हमने ये हाईलाइट कर दिया वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है. बीच में मस्टर्ड से कलर का पैच है. अब देखो यहां पे उसकी कितनी सारी कॉपीज बन गई. यही है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. आपको यहां पे ये एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है जी. दिस इज कॉल्ड थर्मोसाइक्लर. क्या कहते हैं जी? थर्मोसाइक्लर. इट्स अ मशीन दैट अलाउज मल्टीपल रेप्लिकेशन साइकिल्स. क्या अलाउ करती है इस मशीन के जरिए? मल्टीपल रेप्लिकेशन साइकिल्स. किस चीज का रेप्लिकेशन? of a particular fragment of interest from the whole genome. पूरे जीनोम में से जो आपने एक छोटा टुकड़ा चुन लिया है उसका रेप्लिकेशन करके आपको ढेर. ये देखिए, पहली बात तो ये देखिए कि ये कौन है. ये वो साइंटिस्ट है जिसने इसको इस प्रोसेस को इन्वेंट किया. इनका नाम है कैरी म्यूलस. ठीक है ना. तो करते क्या है पीसीआर में, ये भी हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया ही. इट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए इन विट्रो. इन विट्रो मतलब इनसाइड द टेस्ट ट्यूब. ठीक है ना, बाहर बना रहे हैं हम. तो कैसे बनाएंगे वो प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा. नाउ डिड यू नो, क्या चीज हमें जानते,
कि दैट रियल टाइम पीसीआर इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कोविड। पता है ना सभी को? ये तो अब सभी ने कर रखा है ना। इसको बोलते हैं पीसीआर, द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक तो कौन सा टेस्ट था? एक था रैट, रैपिड एंटीजन टेस्ट। उसमें थोड़ा सा टेस्ट कभी कभी निगेटिव भी देता है, लेकिन ये कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है ना, ये होता है पीसीआर। तो इसका मतलब क्या है? इसके और भी कई सारे सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत है इस प्रोसेस के। तो जरा देखते हैं कि इस पीसीआर को करते किस तरह से हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स, मतलब क्या क्या चीज चाहिए होती है हमें कि हम पीसीआर कर सके। तो आप ये वीडियो देखिए फिर से, फिर इस पे और हम डिस्कशन करें। करने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए पीसीआर टेक्निक के लिए। सबसे पहली बात ऑब्वियस है, जिनोमिक डीएनए दीजिए भाई, वो वाला डीएनए जिसकी आप कॉपीज बनवाना चाह रहे हो, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है। नंबर टू पे हमें चाहिए भाई प्राइमर्स। प्राइमर्स याद है, पढ़ाए थे मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशन जब पढ़ाया था, प्राइमर पढ़ाया था ना। सो प्राइमर क्या होता है? शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट, डीएनए का एक छोटा टुकड़ा दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर जीन। जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमें उसका सीक्वेंस पता है कि भाई ATGC, जो भी वहां पे नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है वो हमें पता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमें बता दिया। सो उसी के कॉम्प्लीमेंट्री हमने टुकड़ा लेना है डीएनए का, ठीक है जी। सो शॉर्ट डीएनए सेगमेंट दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर जीन। टू प्राइमर्स, दो प्राइमर्स यूज होंगे फॉर टू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। दो स्ट्रैंड है डीएनए के, है ना, तो दो प्राइमर्स यूज होंगे। एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, एक होता है रिवर्स प्राइमर, ठीक है। फॉरवर्ड प्राइमर कहां बाइंड करेगा? इट बाइंड्स टू द स्टार्ट कोडॉन। जिधर तरफ स्टार्ट कोडॉन एंड होगा, हिस्से तो दो हैं, स्टार्ट कोडॉन इधर और मान लो टर्मिनेशन कोडॉन इधर, है ना। सो फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड्स टू स्टार्ट कोडॉन एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट, नॉन टेम्पलेट, ये सब बताया हुआ है आपको। सो फॉरवर्ड प्राइमर बाइंड्स टू स्टार्ट कोडॉन एंड ऑफ द टेम्पलेट और द नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। और जो दूसरा प्राइमर है रिवर्स प्राइमर, इट बाइंड्स टू स्टॉप कोडॉन एंड ऑफ द कोडिंग और द सेंस स्ट्रैंड। अभी डायग्राम देखेंगे आगे, हम समझ जाएंगे आप। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने के लिए मशीन तो है जी थर्मोसाइक्लर। इंग्रेडिएंट्स में जिनोम हो गया, जिनोमिक डीएनए जो चाहिए। नंबर टू, दो प्राइमर्स, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। नंबर थ्री पे हमें चाहिए DNTPs यानी डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक्स। डीएनए के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स तो चाहिए ही चाहिए। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, टैक पॉलीमरेज एंजाइम, टैक डीएनए। अब एक टैक में TAQ क्यों लिखा है, अभी हम जानेंगे इसका मतलब भी। अब बात करते हैं जी इस थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज की। हमने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में सुना है, आरएनए पॉलीमरेज के बारे में सुना है। अब ये थर्मस एक्वेटिकस जो है, हॉट सल्फर स्प्रिंग्स में ये पाया जाता है। देखो समस्या ये आती है कि इतने ज्यादा तापमान पे, इतने हाई टेम्परेचर पे ये प्रोसेस हमने करना है कि नॉर्मल एंजाइम्स उसे सहन नहीं कर पाएंगे। हमें चाहिए ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम जो थर्मोस्टेबल हो। थर्मो रेफर्स टू टेम्परेचर, कि ज्यादा तापमान पे, हाई टेम्परेचर पे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसा एंजाइम हमें चाहिए। तो वो हमें मिलता है जी थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया में से, जिसको शॉर्ट में हमने TAQ कह दिया। अब टैग समझ आ गया, टैग पॉलीमरेज क्यों है? क्योंकि वो हमें जहां से मिला है, जिस ऑर्गेनिज्म से, उसे हाई टेम्परेचर टॉलरेट करने की आदत है। क्लियर है जी। देखिए हमारी मशीन थर्मल साइक्लर, जिसमें टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, डिजायर्ड टेम्परेचर। हमने एक वायल में रिएक्शन इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, ये रहा हमारा वायल। इस वायल में रिएक्शन इंग्रेडिएंट्स क्या क्या थे? जिनोम विद GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट, प्राइमर्स, रिवर्स एंड फॉरवर्ड प्राइमर, DNTPs, डाइन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, एंड जो एंजाइम बताया अभी
टैक पॉलीमरेज। बाकी का काम मशीन कहती है ठीक है भाई मैं कर दूंगी आपके लिए। सो वायल हमने उठा के डाल दी जी उस थर्मोसाइक्लर मशीन में। नाउ दिस पर्टिकुलर मशीन इज कंट्रोलिंग द टेम्परेचर, जितना डिजायर्ड तापमान चाहिए, जिस जिस स्टेज पे चाहिए, जितने समय के लिए चाहिए, सब ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है। सो ये है जी हमारा लोडेड थर्मल साइक्लर, that machine which has been loaded with those vials जिसमें हमने ingredients डाल दिए हैं। This is going to control the temperature as well as time duration. Everything is set. कितने समय तक मशीन चलनी है और कितने तापमान पे वो चलेगी। क्या क्या चीज चाहिए होते हैं? तो इसका पहली बात तो पीसीआर को सभी को मालूम है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव एम्प्लीफिकेशन ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन ऑफ डीएनए इन विट्रो, ठीक है ना। और कैरी म्यूलस ने किया था, ये तो हमने बताया था। एक इसमें क्या होता है, थर्मल साइक्लर होता है विच कैन रेगुलेट द टेम्परेचर एंड द टाइम ड्यूरेशन। इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? सबसे पहले जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? प्राइमर्स पढ़ा है ना जेनेटिक्स में, ठीक है। दोनों तरह के प्राइमर्स, फॉरवर्ड प्राइमर भी और रिवर्स प्राइमर भी। आई होप सभी को समझते हैं कि प्राइमर्स क्या होते हैं। प्राइमर्स आर एक्चुअली ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या चाहिए? रॉ मटेरियल जिससे कि डीएनए बनता है, वो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है ना। द डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स ये प्रोवाइड करते हैं सिंगल बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रेन ड्यूरिंग एक्सटेंशन प्रोसेस। और एक और है डीएक्यू पॉलीमरेज। डीएक्यू पॉलीमरेज क्या है? बताइए, डीएक्यू पॉलीमरेज क्या है? ये एक डीएनए पॉलीमरेज है। हमें देखो कैसा चाहिए डीएनए पॉलीमरेज, ये होना चाहिए थर्मोस्टेबल। थर्मोस्टेबल मतलब जो हायर टेम्परेचर, नॉर्मली पता है ना कि डीएनए के अंदर 2 स्ट्रेन्स होते हैं और उनके बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो वो जो ना वो बॉन्ड्स टूट जाते हैं। तो इसी वजह से हमें एक ऐसा डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए जो कि थर्मोस्टेबल हो। क्या हो? थर्मोस्टेबल मतलब हायर टेम्परेचर पे भी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो उसको के लिए हमने क्या है लाया है, एक एंजाइम जिसका नाम है टीएक्यू पॉलीमरेज। अब ये कहां से मिला टीएक्यू पॉलीमरेज? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं थर्मस एक्वेटिकस। क्या बोलते हैं? थर्मस एक्वेटिकस। व्हाट इज थर्मस एक्वेटिकस? इट इज ए बैक्टीरिया। और ये है कहां पे, मतलब ये कहां से मिला हमें? फ्रॉम येलोस्टोन नेशनल पार्क। क्या है? एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है येलोस्टोन, ठीक है। येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए। और ये वहां पे क्या खास बात है, वहां पे ये पाए जाते हैं, ये जो है ना, ये बैक्टीरिया कहां पे है? थर्मस एक्वेटिकस हॉट स्प्रिंग्स के अंदर। स्प्रिंग्स समझते हो ना, हॉट स्प्रिंग्स। तो अगर हायर टेम्परेचर, और ये जो है ना, इट रिमेन्स स्टेबल अप टू 95 डिग्री सेल्सियस, रिमेन्स स्टेबल अप टू 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? यहां समझ में आया बेटा? वेरी गुड। तो जरा देखते हैं, फिर मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू। Which of the following is not a requirement for PCR? Option A, thermostable DNA polymerase. Option B is nanogram of DNA template. Option C is primer with exposed 5' hydroxyl end only. And option D is deoxyribonucleoside triphosphate. जो requirement नहीं है वो आपको बताना है, जो हमने अभी बताया वही है।
आई थिंक सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये करेक्ट आंसर किया है, एंड द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, इट इज द ऑप्शन सी। सिर्फ ये है बेटा, देखो आप पहले देखो, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज तो चाहिए होगा, नैनोग्राम्स ऑफ डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? प्राइमर। मतलब क्या है? प्राइमर। प्राइमर तो उसी में बहुत कम चाहिए होता। लाल अबेली इसमें एक्सपो देखो 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड ओनली जो लिखा ना, ये गलत है, दोनों होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों ही चाहिए। मैं एक बार फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो प्राइमर, इस पे ध्यान दो आप। फॉरवर्ड प्राइमर, इट बाइंड्स टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, हेंस इसकी पोलैरिटी क्या होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और एक और क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो दोनों ही तरह के होने चाहिए, सिर्फ फॉरवर्ड ही नहीं होना चाहिए, हमारे पास फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही होने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर, है ना? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे, द TRQ पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए सीडोमोनास प्यूटिडा, ऑप्शन बी थर्मस एक्वेटिकस, ऑप्शन सी इज थियोबैसिलस फेरोडॉक्सिन एंड ऑप्शन डी इज बैसिलस सबटिलिस। तो कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है? इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है बेटा? Which of these is the correct statement? The correct answer, students, yes, definitely it is the option B, यानी कि Thermus aquaticus, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। This is Thermus aquaticus that is obtained from hot spring, कहाँ पे? In Yellowstone National Park in United States of America. Yellowstone National Park in USA. ठीक, और इसकी खास कैरेक्टर क्या होता है? ये थर्मोस्टेबल है, हायर टेम्परेचर्स पे भी ये स्टेबल रहता है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं कि कैसे करते हैं ये पीसीआर जो है, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है ना, ये की कैसे किस तरह से करी जाती है। तो ये फिर से आप वीडियो देखिए, फिर हम इस पे और आगे डिस्कशन ले जाते हैं। नीलिंग एंड नंबर 3 एक्सटेंशन। नोट कीजिए, पहला क्या है? डीनेचरेशन, राइट? डीनेचर हो जाना डीएनए का। कुछ कुछ याद आया आपको? एनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन। ये तीनों स्टेप्स हम समझते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कैसे होते हैं। एक बार गौर फरमाइएगा, ये रहा जी हमारा डीएनए स्ट्रैंड, वो जीनोम जिसमें डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है। यहां पे हम इंसुलिन की बात कर रहे थे, GUI ये रहा, राइट? यहां पे एक चीज गौर फरमाइएगा, ये टेम्परेचर के लिए आपको ये क्या दिख रहा है? थर्मामीटर। सो देखना कितना टेम्परेचर हम कर देंगे कि ये डी नेचर हो गए, ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए। तापमान बढ़ा देने पे कितना है जी? 96 डिग्रीज। 96 डिग्री सेल्सियस तापमान हम ले गए उस मशीन में, थर्मोसाइक्लर में, कि डीएनए के स्ट्रैंड अलग हो गए, राइट? एक स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। नाउ आगे क्या होना है देखिए जी, डीनेचरेशन ओवर। सो डीनेचरेशन में बेसिकली क्या है? थर्मोसाइक्लर मशीन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट किया गया जिसने डीएनए के स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया। नेक्स्ट इज एनीलिंग। एनीलिंग में क्या है? हमने प्राइमर्स तो डाले, फॉरवर्ड प्राइमर डाला हुआ है, एक रिवर्स प्राइमर भी डाला हुआ है जी, ठीक है? अब क्या होगा? तापमान 60 डिग्रीज पे हम ले आए। पहले 96 डिग्री था, क्लोज टू 100 डिग्री, इतना ज्यादा टेम्परेचर था। अब तापमान रिड्यूस किया गया उस मशीन में, 60 डिग्रीज पे आ गए। यहां पे क्या है जी? फॉरवर्ड प्राइमर ने अपनी सिलेक्टेड जगह ले ली और वो बाइंड कर गया। रिवर्स प्राइमर ने अपनी सिलेक्टेड जगह ले ली दूसरे स्ट्रैंड पर और वो वहां पे बाइंड कर गया। फॉरवर्ड प्राइमर में क्या था जी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले स्ट्रैंड के साथ बाइंड करा। रिवर्स प्राइमर 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो ये उस स्ट्रैंड के साथ बाइंड करा जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? पहले हाई टेम्परेचर पे डीएनए के स्ट्रैंड अलग हुए, अब जो प्राइमर्स थे वो जुड़ गए। चलिए जी, प्राइमर्स जुड़ गए, तो अब कौन सा मटेरियल चाहिए था? मटेरियल तो ऑलरेडी डाला है हमने भैया। कौन सा? डीएनटीपीज भी है, मतलब
डाई न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स, जो कि नाइट्रोजनस बेसिस बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटी छोटी ईंटें हैं जो जुड़ती जाएंगी यहां पे। और ये है जी हमारा वो मजबूत सा एंजाइम टैक पॉलीमरेज। तापमान ले गए जी आप 72 डिग्री पे, 72 डिग्रीज पे। एंजाइम कहेगा चलो भाई हाई टेम्परेचर है, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो काम कर लूंगा। तो काम करना शुरू करा जी टैक पॉलीमरेज ने। ये देख लीजिए, ये रहा हमारा टैक पॉलीमरेज, यहां भी देख लीजिए। डीएनटीपी से कहेगा आते जाओ भैया जल्दी से, और जल्दी से काम बढ़ाते हैं आगे, राइट। सो एक्सटेंशन होने लगा। कैन यू सी, एनीलिंग समझ आ गया। पहले पहले डीनेचरेशन हुआ, फिर एनीलिंग हुआ, नाउ इट इज extension. So Taq polymerase is working and DNTPs, that is dinucleotide triphosphates, जुड़ते गए कॉम्प्लीमेंट्री अपनी अपनी जगह पे। तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसकी हमने एक कॉपी एक स्ट्रैंड पे, दूसरे स्ट्रैंड पे दूसरी कॉपी तैयार कर ली। है ना इंटरेस्टिंग चीज? ठीक है। नाउ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए, मल्टीपल टाइम्स चाहिए। जब हमने एक साइकिल करा है उस मशीन में, एक बार करा तो आप देखिए ये हमें 2 कॉपीज मिल गई। फिर सेकंड साइकिल करा तो डबल हो जाएगा भाई, 2 से ये देखो 4 हो गए। फिर थर्ड साइकिल करा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। सो जितना नंबर ऑफ टाइम्स हम रिपीट करते जाएंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उतनी ज्यादा हमें कॉपीज मिलती जाएंगी, और ये मिलियन बिलियन तक भी पहुंच जाएंगी कि जितने साइकिल्स आपने रिपीट कर दिए, जैसे 30 साइकिल्स अगर आप कर देंगे मशीन में, तो देखिए क्या हो जाएगा। सुनो, नंबर ऑफ कॉपीज जो जीन की बन रही है या एम्प्लीफिकेशन के बाद रिजल्ट मिल रहा है, 2 raised to power n, where n is the number of cycles. So it is 2 raised to power n, where n is the number of cycles. First cycle में 1, second cycle में 2, then third cycle we are getting 8, and then fourth cycle 8 का 16, ऐसे हो रहा है ना, 2 4 8 16 32, this is how it is increasing. क्लियर है जी? एंड 30th साइकिल के बाद देखो ये तो काउंट करना ही मुश्किल हो जाएगा भाई, मिलियन बिलियन में ये संख्या पहुंच जाएगी। में आ गया। देखो इसके बेसिक यानी कि पीसीआर की जो हम प्रोसेस पढ़ रहे थे उसके 3 बेसिक प्रोसेस होते हैं। एक है, पहला है डीनेचुरेशन, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स हम लोग जानते हैं, तो इसको हीट करा जाता है अप टू 94 डिग्री सेल्सियस। क्यों 94 तक ही क्यों करेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो है ना 95 डिग्री पे वो जो टीएक्यू पॉलीमरेज है वो उसका डीनेचुरेशन होता है। तो जब ऐसा करते हैं तो जो डीएनए मॉलिक्यूल होंगे ना, जो 2 स्ट्रेन्स होंगे वो इसमें सेपरेट हो जाएंगे सिंपली। हाँ जी सर वो वीडियो में तो सर 96 डिग्री बोले हैं। नहीं 94 होगा बेटा, अगर वो उसमें है तो वो थोड़ा सा गलत है, क्योंकि 95 डिग्री तक जो है ना वो स्टेबल रहता है, याद करो 95 डिग्री तक वो स्टेबल रहते हैं, और अगर हम उससे ज्यादा करेंगे तो उससे पहले ही हमें उसको स्टेबल करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया? ठीक है, तो ये वो चीज हो जाती है। तो सबसे पहले डीएनए स्ट्रेन सेपरेट हो गए। अब क्या करते हैं, इसको एनीलिंग करते हैं। क्या करते हैं, ये जो सैंपल हमारा है उसको 50 to 60 डिग्री टेम्परेचर दे जाएंगे, ठीक है। और प्राइमर तो उसके साथ ही, तो ये प्राइमर जो है ना उसके साथ जुड़ जाता है यहाँ पे, ठीक। प्राइमर जुड़ गया। अब तीसरा क्या है, अब थोड़ा सा उसको हीट करा जाता है अप टू 72 डिग्री सेल्सियस, और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स है हमने जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो भी साथ में डाल देंगे। साथ में डीएनए पॉलीमरेज तो है ही, और ये डीएनए पॉलीमरेज जो बात कर रहा हूँ वही टीएक्यू पॉलीमरेज की ही है, ठीक। तो ये क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, इट विल फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस। अब यहाँ पे इस एक्सटेंशन को एक्चुअली हम पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, पॉलीमराइजेशन। तो ये ऐड होंगे, और बहुत, अब देखो हमारे पास एक था, एक से हमने बनाए 2, क्या बनाए 2। अब ये नंबर ऑफ कॉपीज कैसे होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2 raised to the power n, ठीक है ना। नंबर ऑफ कॉपीज के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं।
अब देखो एक साइकिल है तो क्या है, एक साइकिल है तो 2 बनेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स। 2 है तो इसी तरह से आगे बढ़ता ही रहेगा, ठीक है ना। दिस इज नंबर ऑफ साइकिल्स, और 30 साइकिल्स होंगे ना, नंबर कम्स टू मिलियंस, 1 बिलियन से भी ज्यादा कॉपीज इसके बनेंगे। बेटा उसको आप देखो करने को कर सकते हो, लेकिन फिर आपको ये जो है ना हीट, इसमें थर्मोस्टेबल होना जरूरी है, इसमें थर्मोस्टेबल होना जरूरी है, ठीक है ना। थर्मोस्टेबल होगा तो कोई बात। अब देखो ये TAQ पॉलीमरेज भी तो हम लोगों ने डिस्कवर ही किया है ना, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई और डिस्कवर हो जाता है वेल एंड गुड, ठीक है। जो कि लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट शुड बी थर्मोस्टेबल। क्या होना चाहिए, थर्मोस्टेबल होना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो उससे आप यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज बहुत सारी जो है ना वो बना सकते हो। इज दैट क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है कि क्या करना है, किस तरह से करना है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? अच्छा वो टेम्परेचर क्यों यहाँ 72 आप पूछ रहे हो? देखो बेटा जितना आपको इन जनरल मालूम है ना कि एंजाइम्स की को जब हम थोड़ा सा हीट करते हैं विद इन द पर्टिकुलर रेंज, तो उसकी जो एक्टिविटी क्या है ना वो बढ़ जाती है। याद करो आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो और ज्यादा फास्ट होगी, तो इस वजह से हम लोग करते हैं। इज दैट क्लियर? जतिन, पुनीत, आपका भी आंसर मिल गया। तो अगर ऐसा कोई फ्यूचर में डिस्कवर होता है तो बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे, हमारा तो काम होना चाहिए, बट इट शुड बी थर्मोस्टेबल, ये इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। तो चलिए अब आगे हम लोग, तो हम लोग एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने कैसे कर लिया, थ्रू द PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, थ्रू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और फिर इसको काटने का किसका काम होता है, याद है आपको? इसको काटने का काम किसका होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। हाँ मॉलिक्यूलर सीजर्स, जिनको हम लोगों ने क्या बोला था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम लोगों ने टर्म यूज किया था, ठीक है ना। तो इसी वजह से इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐड कर दे। मान लो कि ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ये रेड कलर वाला, ठीक है ना। तो इसके साथ हम कुछ साथ में थोड़ा सा जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देंगे, ये जो ग्रीन कलर वाला जोड़ा है हमने, ये ऐसे कुछ होंगे जिसमें कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेस होती है जिसको कि ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ना रिकॉग्नाइज करते हैं, यानी पहचानते हैं। और फिर एक्चुअली क्या है ना, फिर उसको काटेंगे, क्योंकि हमारा अल्टीमेट काम तो ये है ना। देखो फिर क्या करेगा, ये उसको काट देगा यहाँ पे, क्योंकि उसी को पहचान सकता है, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि यही जीन ऑफ इंटरेस्ट है। होपफुली दैट इज क्लियर। तो जरा उसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से होती है, और ये समराइज उसको। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उसमें मत परेशान होना, क्योंकि वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो जरा थोड़ा सा मैं समरी बता रहा हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें इसमें पढ़ी PCR के अंदर। ये है हमारा टेम्पलेट DNA, जिसको हमें एम्पलीफाई करना है। 95 डिग्री सेल्सियस की तापमान में डीनेचुरेशन होगा और ये टेम्पलेट डबल स्ट्रैंडेड DNA अनवाइंड होना शुरू होगा और बनेगा सिंगल स्ट्रैंडेड। डीनेचुरेशन के बाद तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक घटाया जाता है और फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर अपने रिस्पेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड्स में जुड़ जाते हैं। इस प्रक्रिया को एनीलिंग कहा जाता है। एनीलिंग के बाद तापमान 72 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाई जाती है और टैग पॉलीमरेज प्राइमर साइट्स पे जुड़ जाते हैं। टैग पॉलीमरेज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाने में मदद करता है और DNA बन जाता है डबल स्ट्रैंडेड। इस प्रक्रिया को एक्सटेंशन कहते हैं। अब पहला साइकिल खत्म हो जाता है। दूसरे साइकिल शुरू होने पे डीनेचुरेशन फिर से होता है 95 डिग्री सेल्सियस की तापमान पर और हमें 4 स्ट्रैंड्स मिलते हैं जो टेम्पलेट होंगे साइकिल 2 के लिए। इसके बाद तापमान 55 डिग्री सेल्सियस पे घटाया जाता है और शुरू होता है एनीलिंग।
जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर स्ट्रैंड्स टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे जुड़ जाते हैं। तापमान अब 72 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाया जाता है और टैग पॉलीमरेज की मदद से एक्सटेंशन होता है और बनते हैं डबल स्ट्रैंडेड। होपफुली दैट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट है इसमें जो हम लोगों ने चीजें पढ़ी है उसमें थोड़ा सा बताइए। आई थिंक ये लास्ट वीडियो से तो सबका क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से ये प्रोसेस करी जाती है। ठीक है बेटा, किसी को कोई दिक्कत, कोई भी सा भी क्वेश्चन हो आपकी तरफ से तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क दोस्त। क्यों, सबको समझ में आ गया? देखो हम तब मानेंगे सबको समझ में आ गया जब आप क्वेश्चंस का आंसर देंगे, हमारे पास वही तरीका है। क्या ये वाला वीडियो फिर से रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है कि सबको समझ में आ चुका है? एनीवन? में आ गया है सर। वेरी गुड। हाँ बेटा बिल्कुल, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। देखो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपने ये सपोज करो कि ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये पूरा ठीक। फिर आपने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया उसको, है ना? ठीक, तो अब ये दो स्ट्रेन्स है ना, दो अलग अलग स्ट्रेन्स है। तो अब यहाँ पे क्या है, दो तरह के यहाँ पे प्राइमर्स होंगे, एक इस तरफ से होगा जो फॉरवर्ड प्राइमर है और एक इस तरफ से होगा जो बैकवर्ड प्राइमर है। तो वो इस तरह से काम करते रहेंगे, मतलब ये इस डायरेक्शन में होगा और ये इस डायरेक्शन में मूव कराएगा। तो तभी तो ये दो कॉपीज अलग अलग बन रही है। होपफुली दैट इज क्लियर, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। चलिए आई होप सभी को समझ में आ ही रहा है। तो इसमें ना साथ साथ क्वेश्चंस बेटा जरूर करना है ना। आपके मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपके एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्लीज गो थ्रू देम। कहीं पे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। ख्याल रखिए अपना भी, एनसीईआरटी भी थोड़ा सा देखते रहिए और मॉड्यूल को भी देखते रहिए। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं, तो हम उसको क्लियर कर देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड नाइट। हाँ जी बताइए सर। ये जो है ना, हम लोग मतलब मेरा प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाला है ये हाँ जी। हाँ, बट अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो मतलब बहुत टेंशन हो रहा है, कैसे प्री बोर्ड देंगे। तो कहाँ पे मतलब जोलॉजी तो अब मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। जियोलॉजी में तो केवल 2 चैप्टर बाकी है, पर अभी बॉटनी में बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं, मतलब सिलेबस के हिसाब से सीबीएसई के। एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तो पूरी बुक ही बाकी है सेकेंड। बेटा उसमें तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, प्री बोर्ड्स हो जाएगा उसमें, कौन सी इतनी, स्कूल में तो पढ़ा रहे होंगे ना भाई, स्कूल में तो आप लोगों ने पढ़ा। स्कूलिंग नहीं है ना, नॉन स्कूलिंग है सर। अच्छा नॉन स्कूलिंग है आपका। या तो क्या किया जा सकता, अब देखो इसमें तो आपको थोड़ा सा भाई, जब बैच आपका शुरू हुआ है, कुछ लोगों का तो, मैं कुछ बैचेस तो ऐसे है ना जिनका ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी भी, और जाहिर सी बात है दूसरे सब्जेक्ट्स का भी ऐसे ही होगा। तो आप एक काम करो बेटा, आप मेंटर को, जो आपके मेंटर होंगे ना उनको कांटेक्ट करो ना, ठीक है? तो वो उसका कोई वे आउट निकाल सकते हैं, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है ना भाई। आप लोग ऐसे खुद ही सोच लीजिए कि हर किसी का अलग टाइम पे है, तो ऐसा रेगुलर क्लासेस में ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। अब ये है कि हो सकता है कि कहीं और से ये किसी तरह से शिफ्ट कर दें। ओके, ऐसे तो बोर्ड भी खराब हो जाएगा ना सर। अतुल